अब सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग भी कहा जाता है इसको, देन एग्रीगेट प्लानिंग भी कहा जाता है। एग्रीगेट प्लानिंग से क्या समझ आता है? व्हाट इज एन एग्रीगेट प्लान? कंबाइंड ओवरऑल प्लानिंग, जिसके छोटे छोटे शेयर हों और आपका प्लानिंग प्रोसेस जो है, या ब्लर है स्क्रीन, पता नहीं क्या वजह है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, आपके 3 टीयर्स होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। व्हाट हैपन्स कि आपकी जो लॉन्ग रेंज प्लान है, 1 साल से ज़्यादा, स्ट्रेटेजिक प्लान भी इसको बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान में कैपेसिटी डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। आपने लोकोमोटिव खरीदना है, कुछ स्टेशन बनाना है, कुछ फैसिलिटीज ऐड करनी है, दे ऑल आर इन, दे फॉल इन लॉन्ग रेंज प्लान्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट प्लान्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, केपेक्स प्लानिंग भी बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल प्लानिंग को, एक्सपेंडिचर्स को। देन फैसिलिटीज लोकेशंस, इससे रिलेटेड अगर ओवरऑल बिजनेसेस की बात करें तो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज योर एग्रीगेट प्लान, जिसमें आपकी एनुअल प्लानिंग, नॉर्मली ये 3 to 18 मंथ्स होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली, ईयरली। जो बाय द बुक है वो 3 to 18 मंथ्स है टाइम होराइजन इसका, लेकिन टिपिकली आप इसको एक एनुअल प्लान समझ सकते हैं कि इस साल में, अभी तक इस तरह का कोई प्लान वैसे मेरी नज़र से गुजरा नहीं है। आप वैसे ओवरऑल एक मांग लेते हैं बजट के, ये हमें चाहिए और ये हमने करना है, और उसके बाद फायर फाइटिंग हो रही होती है। इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन होनी चाहिए। कितनी ट्रेन्स चाहिए, ट्रैक की क्या पोजीशन होगी, उसके बाद उसमें जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व है वो तमाम, और किस किस पॉइंट पे कितना आएगा, उसको सारे को प्लान आउट भी करना है, और यू हैव टू मेक इट अवेलेबल एज वेल। सो इंटरमीडिएट प्लान, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, क्या प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। देन प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर आपने प्रोडक्शन करनी है, जैसे आपकी वर्कशॉप्स हैं, तो उसमें आपने क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे। देन एम्प्लॉयज, इन्वेंट्रीज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अपने लोगों से बनवा सकते हैं या बाहर से भी बनवा सकते हैं। ये स्टोर में, स्टोर कोड में प्रोविजन है, जो कि शायद इस वक्त लोगों को इसका आइडिया नहीं है, कि अगर आपकी स्टॉक आइटम शॉप में आइटम हो, उसको भी आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉक कोड का, स्टोर कोड का पैरा ये बोलता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स 6 मंथ से कम की इन्वेंट्री है, तो आपके पास एक प्रोविजन है कि आप उसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। अगर आप खुद बनाते हैं उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं। जनरल परसेप्शन क्या है कि अगर आप खुद बना रहे हैं तो फिर आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन उसको बाय किया जा सकता है, प्रोविजन इज देयर। एम्प्लॉयमेंट, आपने ओवर टाइम सुना होगा, कैलकुलेशन सीखी है कि नहीं ओवर टाइम की, कोई आइडिया है? होता है सर, डबल होती है। आपका नहीं होगा, सुपरवाइजरी स्टाफ में और सीनियर स्टाफ में नहीं होता, लेबर में होता है। सर, पेमेंट डबल होती है। पेमेंट डबल होती है, और नंबर ऑफ आवर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वीकली आप एक सर्टेन टाइम से ज्यादा, वो लेबर लॉज में डिफाइंड है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप काम नहीं ले सकते। तो उसमें आपने क्या करना है कि वेदर यू नीड न्यू हायरिंग और एग्जिस्टिंग हायरिंग से ही अगर आपको काम चाहिए, तो आप ओवर टाइम के जरिए उसको मैनेज करते हैं। वैसे इंटरनेशनली जो आर्ली चलती हैं फर्म्स, वो अंडर टाइमिंग भी करती हैं, जैसे ओवर टाइमिंग है वो अंडर टाइमिंग भी करती हैं, कि आपको, हमारे पास बिजनेस थोड़ा है तो हम आपको फायर नहीं करते, और द नेक्स्ट 6 months or 2 months you will work 2 or 3 hours less per day
and we will pay you on hourly rate. ठीक है, तो अंडर टाइम भी होता है, यहाँ पे रेलवेज में नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो देयर इज अ फिक्स्ड रेट, बट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर टाइम एज वेल व्हेन इट कम्स टू hourly pays. So subcontracting levels and you analyze operating plans. Then comes your last time horizon, short term. Day to day activities manage करनी है. उसके बाद आपने शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं कि जॉब असाइनमेंट्स, आज ये बंदा नहीं है इसकी जगह ये काम करेगा, डे टू डे वर्क्स जो हैं वो सारे आपके. अब अगर हम रेलवेज की बात करें तो टॉप टियर कौन सा आप डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल ऑफिसर्स को पहले आपके जो पीओस थे प्रिंसिपल ऑफिसर्स, उनको जीएमबी बोला जाता है, जनरल मैनेजर स्टोर्स, जनरल मैनेजर परचेज, जनरल मैनेजर एचआर कह लें आप, सीपीओ जो था आपका. तो 20 एंड अबव आपकी टॉप मैनेजमेंट है और वो आपके एग्रीगेट प्लान में भी होती है इन्वॉल्व. ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे एग्रीगेट प्लान में भी शामिल होंगे. उसके बाद आपका मिडिल टियर आ जाता है जिसमें 17, 18, 19 और देन 17 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे भी फॉल करता है, ओवरलैप करता है. ये 20 एंड अबव भी मैंने आपको टॉप मैनेजमेंट जो बताई है वो 20 एंड अबव जी उन्हीं के पास. एक तो उनका काम है ये काम है एग्रीगेट. ये पुअरली डिफाइंड इसलिए कि उनको असिस्ट करने वाला आप है जॉब्स. कंफ्यूजन काम तो नहीं है कि अब एक टॉप एग्जीक्यूटिव है तो उसका एक अपना अपना हायरार्की होती है, सिर्फ उसके काम के आप उस बंदे को मल्टीपर्पज यूज कर रहे हो. उसने ये भी काम करना और ये भी करना है. आपका जो फोरमैन और 17 वाला है वो ये भी काम कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये इशू होता है. अदरवाइज ये बाइफिकेटेड अलग-अलग प्लानिंग सेल आपका अलग होता है. सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है परसेंटेज? कंट्रीब्यूशन से मुराद आप चाह रहे होंगे, मेरा ख्याल है जो जैसे मैं समझ रहा हूं आपका क्वेश्चन कि इंप्रूवमेंट कहां पे आ सकती है, ऐसे ही इंप्रूवमेंट भी और दूसरा ये भी कि मतलब जैसे वो एक रेशियो चलती है ना 80-20 है, रेशियो चलती है मतलब आप 20% अगर काम कर दें तो 80% आप करना गोल अचीव हो जाता है. तो इसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो इन तीनों में से कौन सा हायरार्की है जिसमें अगर ज्यादा फोकस किया जाए तो आप मतलब मैक्सिमम आउटपुट आ सकते हैं? पाकिस्तान रेलवेज पे आप कोई भी बाय द बुक रूल अप्लाई नहीं कर सकते. द इशू इज कि ये बातें वहां पे होती हैं जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन हार्मनी चल रही हो, एक पैटर्न पे चल रही हो. यहाँ पे आपकी जो एचआर है आपकी जेडीज डिफाइन और बेंचमार्क नहीं होगी, उस पर रेगुलर वैल्यूएशंस नहीं होती, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है चीजें. एक बंदा काम कर रहा है उसको हम कहते हैं ये भी करो बिकॉज ही इज अ गुड वर्कर. इवन आपकी जो पोस्ट्स हैं वो स्क्यूड है. स्क्यूड मींस के एक पोस्ट पे बहुत ज्यादा काम है तो दूसरी पे बहुत ही कम होगा, ऐसे ही है ना. इसलिए फिर उसके बाद आपकी एचआरडी बहुत लीस्ट है, आपको रेगुलर कोई रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह आपको बहुत कम नजर आएंगे. अब थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है इस चीज को. तो ये होता है जहाँ पे जेडीज प्रॉपरली डिफाइंड हो. वहां के बारे में यूएस के बारे में कहा जाता है कि यूएस इकोनॉमी हैज ग्रोन 2.5% ओवर द एवरेज ऑफ लास्ट 20 years. उसमें से तीन चीजों का रोल था. एक था पैसे का रोल, दूसरा था मैनेजमेंट का और तीसरा था लेबर का. मैनेजमेंट, कैपिटल एंड लेबर. अगर मैं परसेंटेजेस ड्रॉ करूं तो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये मैं बुक आपसे शेयर कर दूंगा, ये बुक की एग्जांपल आपको दे रहा हूं.
कितना 70-20 है 70-20-10 एग्री करते हैं सारे 70 क्या 70% लेबर 20% कैपिटल और 10% मैनेजमेंट। कितने लोग एग्री करते हैं? हंसने वाली बात तो नहीं है, सीरियस बात है। कितने लोग एग्री करते हैं? डिसएग्री करते हैं तो बता दें। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं सर 50% मैनेजमेंट है और 30% कैपिटल है, 20% एक्चुअली बाय द बुक तकरीबन 50 या 58% गालबन आपका 58% है, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैनेजमेंट, 10% लेबर एंड 32% कैपिटल। सो वेयर द प्रॉब्लम इज आज, जिसको हमने आज तक तस्लीम नहीं किया, मैनेजमेंट। और रीजन इज we hire engineers, we hire civil servants, and we do not train them or equip them with the right management tools. So the need is to teach them management. और रोल कितना है? यहां पे रोल और बढ़ जाएगा। कैपिटल भी नहीं है, लेबर स्किल सेट भी पुअर है, तो मैनेजमेंट का रोल बढ़ेगा कि कम होगा? यू नीड अ बेटर स्किल सेट। अब आप लोगों ने इंजीनियरिंग में, हमने भी कोई मैनेजमेंट पढ़ी थी कभी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनमें से कोई भी टूल नहीं आता होगा ये? वो अब आपने पढ़ा होगा ना, अदरवाइज आपको बैचलर्स में पढ़ा था। तो इस तरह से आपको मैनेजमेंट टूल्स सारे आने चाहिए। एग्रीगेट प्लान शायद ही कहीं पर डेवलप होता हो रेलवे में प्रॉपरली जिस तरह होना चाहिए। वैसे होता है, ओवरऑल होता है, लेकिन उसमें होता है ये छोड़ दो, अच्छा ये ले लेते हैं, ये छोड़ दो, ये कर लेते हैं। तो नहीं, वो नहीं है उसमें। मटेरियल, सारा मटेरियल का पूरा फ्लो आपने बनाना होता है बकायदा। रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डिसीजन है, मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट डिसीजंस आएंगे, R&D आएगी, देन प्रोसेस प्लानिंग एंड कैपेसिटी डिसीजंस। कौन से प्रोसेसेस करने हैं और कैपेसिटी डिसीजन क्या है। लोको फैक्ट्री रिसालपुर क्या हो रहा है वहां पे? क्यों नहीं कुछ हो रहा? प्रोसेस प्लानिंग एंड कैपेसिटी डिसीजन। पहली बात तो यह है कि उसकी कैपेसिटी क्या है और फिर उसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है। वहां पे अब आपके एक माइंड सेट है सबसे बड़ा, क्या काम तो चल रहा है ना। अब एक ऐसा वर्कर जाता है जो 10 वर्कर से बेहतर है और उसके नीचे कोई स्किल सेट भी सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि वो देख रहा है कि he has not been rewarded enough, बल्कि उसी से काम लिया जा रहा है, वो इंक्वायरीज में भी इन्वॉल्व है। तो एज रिजल्ट क्या है कि उससे कोई काम भी सीखने को तैयार नहीं है। आपकी नई जितने भी लोग जो जाते जा रहे हैं, उसके बाद कोई ह्यूमन रिसोर्स आगे से डेवलप ही नहीं हो रही, लेबर लेवल पे या सुपरवाइजरी लेवल पे या लोअर लेवल पे। सो अब से यहाँ पे इस जगह पे आपने S&OP आ जाता है, एग्रीगेट प्लान आता है। आपके पास फोरकास्टेड ऑर्डर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी, देन सप्लाई चेन सपोर्ट, इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है, एक्सटर्नल कैपेसिटीज के सब कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों को किया जाता है, देन फ्रॉम दिस you generate a master production schedule MPS, and then MRP material requirement planning, जिसके बाद आपका डिटेल्ड वर्क शेड्यूल्स बनते हैं।
अब आप लोगों की भी ट्रेनिंग इतनी तो आपने A to Z ट्रेनिंग कर ली है, ऐसा कोई प्लान बनता है इस तरह से? और इसके लिए तमाम मैनेजमेंट का इकट्ठे बैठना जरूरी है, उनका आपस में सिंक्ड होना जरूरी है। इस प्लान के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? दो चीजें। सबसे पहली कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द सेकंड वन इज योर एबिलिटी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये दो चीजें डिफाइन करेंगे, ठीक है? कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ साथ योर एबिलिटी और योर कैपेसिटी। सर कंस्ट्रेंट्स क्या है? जिसने ये प्लान करना है उसको पता नहीं है या फिर प्लान नहीं है? माइंडसेट, उन्होंने MS नहीं किया हुआ रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग में। साइलोज में कल मेरी इशफाक साहब से यही बड़ी डिस्कशन रही है। एवरीवन इज वर्किंग इन साइलोज एंड दे ग्रो टू द टॉप ऑफ देयर डिपार्टमेंट। आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन आप दोस्त जब मिलोगे तो आप लोग सिर्फ अपनी जाती बातें करोगे। सिस्टम के लिए आप किसी फोरमैन को भेज दोगे, ये फाइल साहब से साइन करवा लो, ये उन्हें को जी जैसे कहते हैं मैं भी कर देता हूँ। यू नेवर डिस्कस थिंग्स टू सच ए डिटेल, टू सच एन एक्सटेंट। टीम नहीं है, इंडिविजुअल्स बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, शेवनिंग स्कॉलर्स हैं यहाँ पे रेलवेज में, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टीम नहीं है, डेवलप नहीं हो रही टीम्स। कौन से मैग्नेटिक फोर्सेस को अलाइन करेंगे? MS रियलिटी बता रहा हूं। देखें, आपको जब आप जो लोग इंडक्ट होते हैं ना, जब पौधा लगा रहे हैं तो तभी उसको साथ साथ आप अलाइन करते जाते हैं, उसके साथ स्टिक्स लगाते हैं और चीजें लगा के उसको आप सीधा करते जाते हैं। तो अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नहीं करेंगे ये काम, तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रेलवेज में जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक और चीज जो प्रिवेल करती है कि जी इसकी ये सीट है, मेरी ये सीट है। ये माइंडसेट जो है आपका, ये भी डैमेज करता है आपको। जब आपने कलेक्टिवली काम करना है, कोलैबोरेटिवली काम करना है, फिर इट डजंट मैटर कि कहाँ पे है कोई। अब इसमें अब एग्रीगेट प्लान है, सेकंड ईयर प्लान, इसको आपने अलाइन करना स्ट्रेटेजिक प्लान से। स्ट्रेटेजिक प्लान ये है कि हमने फ्रेट को इंक्रीज करना है, और कन्वर्सली द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री along with principal officers is we will promote passenger traffic. Let's say अब आप मिडिल टियर पे बैठे हैं, एग्रीगेट प्लान बनाना है, आप कहेंगे जी मैं तो कैरेज बनाऊंगा, मैं तो वैगन नहीं बनाऊंगा, तो वो अलाइंड नहीं है, मिस अलाइंड है। अब स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ उसको अलाइन होना चाहिए, जो विजन मिशन और गोल स्ट्रेटेजिक है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ it should be aligned. Then S&OP is aimed at the coordination and integration of the internal and external resources necessary to carry out the successful aggregate plan. Even train operations का भी डिसीजन इशफाक साहब आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पढ़ लिया रेल इकोनॉमिक्स, ट्रेन इकोनॉमिक्स पढ़ना भी पढ़ रहे हैं। उसमें क्या उन्होंने बताया था, फिजिबिलिटी बनती है कोई? चल जाती है, तो फिर स्ट्रेटेजिक प्लान कहाँ पे है? इवन दिस डज नॉट एग्जिस्ट, so you have to make the strategic plan. First of all, the strategic plan. ये रेलवे का या गवर्नमेंट का? ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूँ।
स्ट्रेटेजिक प्लान रेलवे का अपना भी होगा ना, आगे से विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी तो होगा ना एक स्ट्रेटेजिक प्लान कि हमने क्या करना है. Then the coordination and integration of the internal and external resources. After that, communication of the plan to those charged with its execution. अभी आपने कम्युनिकेट भी करना है, बताना भी है. किसको बताएंगे? सिक्योरिटी इंचार्ज को. इसलिए इंफॉर्मेशन फ्लोज भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. आप हर बंदे को बताएंगे, उसके पास एक अपनी ओपिनियन होगी और वो उस पर टाइम वेस्ट करेगा. सो यू जस्ट हैव टू टेल द रिक्वायर्ड प्लान. जैसे पहली स्लाइड थी आपकी, तो टॉप टियर सिर्फ सेकंड टियर तक, अगर वो डे टू डे जॉब्स पे जाना शुरू हो जाएगी, वो स्ट्रेटजी या एग्रीगेट प्लान को फोकस नहीं कर सकती. मिडिल टियर अगर स्ट्रेटजी में घुस जाएगा जाके, तो वो ऑपरेशंस को नहीं देख सकता. और जो ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज को देख रहे हैं, वो अगर स्ट्रेटजी पे कमेंट करना शुरू कर देंगे तो ऑपरेशंस इफेक्ट होंगे. ऐसे होता है आप नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों के ऊपर वो कर रहे हैं. ये इशू है कि अपना काम कोई करने को तैयार नहीं है, दूसरे बंदे का काम हर बंदा. अभी आप पूछे तो हर बंदा बता रहा होगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को कैसे काम करना चाहिए. अपने काम के अलावा हर काम में एक्सपर्ट होते हैं. तो रिक्वायरमेंट है अ लॉजिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग सेल्स एंड आउटपुट. लॉजिकल यूनिट क्या है? आप कहते हैं कि अभी आपके पास 10 ट्रेनें चल रही हैं. लॉजिकल यूनिट क्या है कि आप विद इन द रिसोर्सेज 10 से 12, 15, 16 हो सकता है 20 भी कर सकते हैं. अब आप कहेंगे नहीं जी हम 100 कर देंगे. यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा? किस मेजरमेंट यूनिट पे आपने उसको मेजर करना है. फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर अ रीजनेबल इंटरमीडिएट प्लानिंग पीरियड इन एग्रीगेट टर्म्स. फोरकास्टिंग ये अगले में पढ़ेंगे कि किस तरह से फोरकास्ट करते हैं, और होती है रेलवेज में फोरकास्टिंग का, मटेरियल फोरकास्टिंग का प्रॉपर सिस्टम है. देन अ मेथड टू डिटरमिन द रेलेवेंट कॉस्ट. कॉस्ट कौन सी इन्वॉल्व है? मॉडल विद which combines forecast and cost to scheduling. Decisions can be made for the planning period. अब आप कर सकते हैं इसको प्लान आगे फर्दर. अब what is the objective of aggregate plan? क्यों करते क्यों? फोरकास्ट डिमांड फोरकास्ट क्या थी? अभी इधर लिखी थी बोर्ड पे, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. वो आपने डिमांड फोरकास्ट है आपकी. और अगर मैं स्टोर परचेज की बात करूं तो हमारी डिमांड फोरकास्ट क्या होगी? द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमिंग ब्रांचेस. मैंने एज माई सेल्फ आई हैव नेवर क्लेम टू बी अ रेलवे मैन. मैं कंसंट्रेट करता हूँ अपनी फील्ड पे सिर्फ सप्लाई चेन. आई एम अ सप्लाई चेन मैनेजर. जैसे कल इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर आप भी तो इंजीनियर हैं. नो, डिस्पाइट आई एम एन इंजीनियर, माई जॉब इज अ सप्लाई चेन मैनेजर. अब मैंने फील्ड अपनी चेंज कर ली, तो अब मैं एक सप्लाई चेन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, वेयर हाउस मैनेजर. उसकी भी रीजन है. उसकी रीजन आपकी सबसे बड़ी ये है कि उसको अभी तक एड्रेस नहीं किसी ने किया. वन रीजन वाज कि आपने उसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स को आपने डेवलप नहीं किया. व्हेन आर्मी केम इन 2002, रैशनलाइजेशन और राइट साइजिंग के नाम पे तकरीबन 6000 से ज़्यादा वर्कर थे.
स्टोर में सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो रिड्यूस होके 2531 पे आ गई, 2531 टू बी एग्जैक्ट। ऑन रोल थे 2531, उन्होंने कहा यही आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स बनते थे, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, एक एक इंडेंटर को क्या चीज चाहिए, एक एक बंदे की अलग-अलग से वो कैलकुलेट होती थी रेगुलर। बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती थी, उनको देखा जाता था, मिसमैच रिपोर्ट जनरेट होती थी। फॉर एग्जांपल, एक पेंट है वो बोगी के लिए यूज होना है और एक सिविल का बंदा कहता है कि मैंने सिग्नल पे फेरना, मुझे जरूरी चाहिए, FGIR है, आती है रिक्वायरमेंट्स ऐसी, हम कर लेते हैं अकोमोडेट, लेकिन मिसमैच रिपोर्ट जनरेट होती थी, उसकी फिर इंक्वायरी करनी पड़ती थी। इसका नाम इंडेंटर्स में नहीं है, ये तो इसको ले ही नहीं सकता था मटेरियल को, इसने क्यों लिया? आप जब ह्यूमन रिसोर्स को रिड्यूस करते जाते हैं इररेशनली विदाउट इंप्रूविंग द सिस्टम, इस वक्त तकरीबन 1200-1300 लोग रह गए हैं। अब फिर राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग, काम तो चल रहा है, एक ही बात के काम तो चल रहा है। There is no rationale behind restructuring, right sizing or restructuring of the human resource. ये सारी डिपार्टमेंट के साथ ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, तो यही मैं आपको बताऊं, तो काम तो चल रहा है। तो रेलवे में आने से पहले सुनने में आता था कि रेलवे में तादाद बहुत है, वो भी ठीक कहते हैं, वो है किधर, वो भी ठीक कहते हर हैं, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमारे पास बंदे कम हैं। वो भी ठीक कहते हैं। इसलिए ठीक कहते हैं कि आपके पास जितने वर्कर हैं, क्या वो 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज करते हैं अपने 8 आवर्स को, जितने एग्जिस्टिंग हैं। आज आप प्राइवेट सेक्टर के क्वालिफाइड वर्कर्स मुझे दे दें, क्वालिफाइड वर्कर्स दे दें, साथ जो मैं इक्विपमेंट मांगता हूं वो दे दें, 8 आवर्स पर डे मोर देन एनफ है। स्किल सेट, काम करने की विल नहीं है, पक्की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वो भी ठीक कहते हैं अपनी जगह। कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, तो अपनी जगह ये इशू भी है, ओवर स्टाफिंग इस लिहाज से कि 2-4 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। शायद ही कोई बंदा हो जो 6 घंटे काम, 5 या 6 घंटे काम करता हो। ऊपर से एक और काम ये हुआ कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मिडिल टीयर से चीजें ऊपर को चली गई हैं, in the name of strengthening the internal controls। अब बजाय इसके कि हम डेलीगेट करें चीजें, हम चीजें ऊपर को ले जाते हैं, चलिए हमने स्ट्रेंथन करना है इंटरनल कंट्रोल्स। अब आपने अगर एक प्रोक्योरमेंट की रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके लिए सीसीपी को पहले एडमिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एजीएम से, सीईओ से, उसके बाद फिर वो रीअसेसमेंट होती है बार बार, अच्छा ये चीजें चाहिए कि नहीं, फिर दोबारा वो सीएमई को चला जाएगा। अब सीएमई डिमांड जनरेट कर रहा है और वही डिमांड दोबारा सीएमई के पास जा रही है कि बताओ ये चाहिए कि नहीं, फिर वो दोबारा उसको वैल्यूएट करता है। किस तरह से करता है कि वो डिप्टी सीएमई को देता है, फिर एसएमई को, और फिर उसी फोरमैन के पास जाता है, वो वैल्यूएट करके फिर सीएमई को भेजता है, फिर एजीएम के पास जाएगा, सीईओ के पास जाएगा, फिर सीईओ साहब ने 1-2 दफा उसमें क्वेश्चंस कोई ना कोई क्वेरीज कर दी हैं इसलिए कि उनके पास भी कंप्लीट पिक्चर नहीं होती। अब सीएमई इज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, head of department, so he should be empowered with that. CCP should be empowered with decision making. तो उसके बाद खैर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद फिर आपको टेंडर कॉलिंग परमिशन दोबारा से कॉल करनी पड़ेगी। पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली, अब आपने टेंडर कॉलिंग परमिशन के, हम टेंडर कॉल कर सकते हैं, उसकी परमिशन लेंगे। उसके बाद जब आपका टेंडर डॉक्यूमेंट्स, जब वो भी आ जाएगी तो फिर आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स फिर आपने सीएमई को भेजने हैं कि इसमें चेक कर लो डिस्क्रिप्शन या कोई स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस तो नहीं आपने डालनी। अब ये एक्टिविटी कितनी दफा होनी चाहिए? जिस वक्त डिमांड जनरेट हो रही है तो वो एक रैशनल डिमांड होनी चाहिए जो कि थ्रू सीसीएस ऑफिस आती है,
प्रॉपर प्रोसीजर था, दैट वाज CME will define his requirements, annual requirements through SUR, stock usage report, that will be returned to chief controller of stores, and he will define the levels of requirement of each item and then place PR, purchase requisition, to procurement department or purchase branch, and purchase branch has to do the procurements only for the purchase requisitions generated by CCS office. एक्चुअल प्रोसीजर ये है. अब हो क्या रहा है कि CME से एक लेटर आता है, मुझे ये चीजें बहुत अर्जेंट चाहिए, अभी लेते हैं. दूसरे दिन एक और लेटर आ रहा है, तीसरे दिन किसी DME का आ रहा है. आप चीजों को क्लब करते हैं, उनको भेजते हैं कि जी इसकी तो रिक्विजिशन ही नहीं पड़ी, परचेज रिक्विजिशन वो आ जाएगी, आप टेंडर करें. और पूरा सिस्टम डिसरप्ट हुआ. भले मैनुअल था लेकिन इट वाज प्रॉपरली डिफाइंड एंड डिजाइंड, लेकिन वो पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट हुआ. और जिस चीज पर अर्जेंसी दी होती है, दिस इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड. आखिरी दिन जब परचेज ऑर्डर डलना होता है, सारा कुछ हो गया, 6 महीने 8 महीने लगा के सारा प्रोसीजर आपने कर लिया, एंड पे कहेंगे कि ये रहने दें, अभी दूसरी चीज ज्यादा जरूरी चाहिए, इसको पढ़ा रहे. एंड देयर रैशनल इज के हमें अगर हम मांग रहे हैं 30 बिलियन और हमें मिलता है 6 बिलियन, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम फायर फाइटिंग करते हैं. उनका रैशनल अपनी जगह वैलिड है, वो गलत नहीं है, लेकिन चीजें डिस्टर्ब क्यों हो रही हैं? बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं. लेकिन बात यह है कि ऑब्वियसली अगर बजटरी कंस्ट्रेंट्स हों भी तो यू कैन डिवाइड द आइटम्स एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. जब मुझे पता है कि मेरी पे अगर 1 लाख या 2 लाख है और मैंने उसी में गुजारा करना है, तो मैं 5 लाख के आइटम्स क्यों मांग रहा हूँ? चले मांग भी रहा हूँ तो मुझे अपनी बजटिंग 1 या 2 लाख के मुताबिक ही करनी है ना. नहीं करूँगा तो कुछ चीजें रह जाएंगी और ज्यादा पुअरली मैनेज होगी चीजें. तो इसलिए स्प्लिट करना एक अलग चीज है. मैं ये कह रहा हूँ कि एनुअल रिक्वायरमेंट उनको अवेलेबल बजट के मुताबिक बनानी चाहिए, और ना सिर्फ अवेलेबल बजट के मुताबिक बनानी चाहिए, वो एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी मई या अप्रैल बल्कि मार्च या अप्रैल के एंड तक परचेज ब्रांच और स्टोर ब्रांच को मिल जानी चाहिए, ताकि वो उस पर अपनी प्रोक्योरमेंट प्लान कर सके आगे ऑनवर्ड्स. लेकिन प्रैक्टिकली हम रोज एक नए लेटर्स पे प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं कि अब ये चीज चाहिए, फिर एंड पे उसको ड्रॉप कर देते हैं, ये नहीं ये चाहिए. और कुछ केसेस में हमें एयरलिफ्ट भी करानी पड़ी है, जिसका फ्रेट ही हमें मोर देन 10 मिलियन पे करना पड़ा डिलेज की वजह से. और वो डिलेज क्यों हुआ? यही रीजन था. जब आप ये कहते हैं कि लिमिट करते हैं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में लिमिट करते हैं, तो ट्रेन ऑपरेशन भी लिमिट होता है. मतलब मेरे पास 100 कोचेज अगर लोन है, मेरे पास रिसोर्सेज है 50 के, तो मैं फिर 50 कोचेज है उसको खड़ा करने पे आपने ऑपरेशन लिमिट करना है. तो आपको बात ये है कि जो अवेलेबल बजट है मिलने तो उतना ही है, मिलने तो उतना ही है. अब अगर आप उसको भी प्लान नहीं करते हो ठीक तरह, आप 100 कोचों के दूसरे लफ्जों में आप ब्रेक सिलेंडर मंगवा लेते हो, ब्रेक्स मंगा, उसमें लेट से कि 10 उसमें आइटम्स यूटिलाइज होनी है जो आपने लेनी है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है. 7 चीजें आपने 100 की लेनी है और 3 आइटम्स पड़ी हुई हैं. अब आप 100 की 100 से बैठ जाएंगे, 50 तो सही चल जाएंगी ना. अगर आप उसको सही तरह से डिफाइन कर लेंगे तो 50 तो ठीक चला लोगे. अगर आप उसको भी डिफाइन नहीं करोगे तो वो 50 भी नहीं चलेंगी, वो 50 भी नहीं चलेंगी. So you combine appropriate resources into general terms, part of a larger production systems. Disaggregation breaks the plan down into great detail. अब आपने जिस तरह आपने ट्रेन्स का डिफाइन किया, तो फिर उसमें क्या क्या आइटम्स, लोकोमोटिव चाहिए, यू नीड कैरेज, यू नीड वैगन, और उसको फिर आपने डिसएग्रीगेट करना है, ब्रेक डाउन करना है एक एक पार्ट के हिसाब से.
दिस एग्रीगेशन रिजल्ट्स इन MPS मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, किस टाइम पे कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी, और स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्ड आर should inventories be used to absorb changes in demand, ऑन हैंड इन्वेंट्री कितनी है, अभी ऑन हैंड है तो क्या वो भी चीजें मंगवा लें, और वो तो पहले उनको तो यूटिलाइज कर लें, उसको आप माइनस करेंगे. देन should changes be accommodated by varying the size of the workforce, hiring and firing, डेली वेजेस, फायरिंग भी है, डेली वेजेस, प्रोजेक्ट्स के जरिए आप अब इनडायरेक्टली आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो हार्मोनाइज्ड नहीं है, सिंक्ड नहीं है. किस तरह से वर्कफोर्स आप प्रोजेक्ट्स बना देते हैं कि अच्छा ये इतने टर्म के लिए है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वो लोग चले जाएंगे, डेली वेजेस पे आपके लोग आ जाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें एलिमिनेट कर देंगे सिस्टम से, तो एक किस्म का इसी को आप अप्लाई कर रहे होते हैं. देन शुड पार्ट टाइम बी यूज्ड और शुड ओवर टाइम और आइडल टाइम एब्जॉर्ब फ्लक्चुएशंस. देन शुड सब कॉन्ट्रैक्टर्स बी यूज्ड एंड मेंटेन अ स्टेबल वर्कफोर्स. सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एग्जांपल, डाइनिंग कार वगैरह आपने सबलेट की हुई है, इसी तरह से और बहुत सारी चीजें आप सबलेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं. देन शुड प्राइसेस और अदर फैक्टर्स बी चेंज्ड टू इन्फ्लुएंस डिमांड, ये यहाँ पे नहीं होता लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है. अगर एक चीज हाई डिमांड में है तो क्या करेंगे, प्राइस ज्यादा कर देंगे ना, करते हैं आप, नहीं करते. और अगर एक चीज लो डिमांड पे होती है तो उसकी प्राइस रिड्यूस करते हैं, ये करते हैं आप. पब्लिक सर्विस में तो इसका इश्यूज रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं. उसमें क्या कहते हैं पब्लिक सर्विस को करते हैं ना, कैसे क्यों नहीं कर सकते, पब्लिक सर्विस का जो इससे लक्ष्य है वो चला जाएगा. कहीं पे लिखा हुआ है कि रेलवेज का जो किराया वो इतना होगा, बीइंग अ पब्लिक सर्विस इतना, या आपने लाजमी इतनी पैसेंजर ट्रेन चलानी है, कहीं पे डिफाइंड है. हम इसको एज अ कमर्शियल एंटिटी चलाएंगे, कहीं पे डिफाइंड है, ये हमने खुद से अज्यूम किया हुआ, वेलफेयर कहता है क्या वेलफेयर. ये हमने खुद से अज्यूम किया हुआ. डिफरेंस होता है लेकिन ये डिफरेंस पे करती हैं गवर्नमेंट्स, आप नहीं कर रहे तो आप कहें हम नहीं चलाते, हम अपना कमर्शियली देखेंगे, फिर जो वायबल है आपको चलवानी है तो आप बताएं. इसलिए ये चीजें लाजमी नहीं है आप पे. सर किसी कंट्री में होता है क्या फ्लक्चुएशन प्राइस, हम खुद करते हैं, हम लोअर नहीं करते रेट्स. आपके रमजान में किराए कम नहीं हो जाते, ईद वाले दिनों में कम कर देते हैं, क्यों करते हैं, ज्यादा करने की बात कर रहा हूँ. डिमांड की वजह से ना, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए. ज्यादा आप करते नहीं हो, जब आपका डीजल महंगा होता है तो उसके मुताबिक आप महंगा करते हैं ना. नहीं सर, ये जहाजों में जैसे होता है, प्लेन्स में अगर हम एयरप्लेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जितने आप खरीद करेंगे टिकट वगैरह देंगे तो उसके वो प्राइस बढ़ जाती है. तो इस तरह हाँ, से वो प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है, वो वाला प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है. वो ट्रेन्स में मैंने नहीं देखा. वैसे मैं चाइना गया हूँ उधर, उसके बाद यूरोप गया हूँ, वहाँ भी मैंने इस तरह का प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं देखा. वहाँ पे भी डिसरप्शंस आती हैं, सिस्टम्स डिसरप्ट होते हैं, इवन यूरोप में भी होते हैं. जी क्यों गया था, ट्रेनिंग के लिए चाइना गया था, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन पे यूरोप गया था. इंस्पेक्शन रेलवे मटेरियल्स की. इंक्रीज कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज, इंश्योरेंस, हैंडलिंग, ऑब्सोलेंस क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपने मटेरियल लेके रखा हुआ है और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. पिलफरेज, चोरी. डिटीरिएशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें,
then shortages may mean lost sales due to long lead times and poor customer service. अब वर्कफोर्स साइज को जो आपने हायरिंग और ले ऑफ से करना है तो उसमें क्या होगा, पहले तो आप इन्वेंट्री लेवल से प्ले करते हैं, कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं, किस आइटम का कितना इन्वेंट्री लेवल रखना है. सेकंड इज वेरिंग वर्कफोर्स साइज बाय हायरिंग एंड ले ऑफ्स to match production rate to demand, trainings and separation costs for hiring and layoff workers. अब दूसरा भी पहलू है, ट्रेंड वर्कर है जिसको आपने स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई है, पहले वाल्टन सिखाया, उसके बाद एमएस के लिए भेजा, अब वो कहता जी मैंने जाना है, मैंने तो यहाँ नहीं रहना. रेलवे को किस कॉस्ट पे पड़ा वो, मुझे एक बंदा चाहिए, सिस्टम में चाहिए, काम के लिए चाहिए. अब मैंने 3 साल उस पर इन्वेस्ट किया, पहले 1 साल एफटीएससी को रिक्विजिशन, वहां से पहले परमिशंस और उसके बाद वो आया सिस्टम में, और 3 साल बाद मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी एफर्ट्स के बाद वो कह रहा है कि मैंने नहीं आना. पैसे वापस ले रहे हैं, थोड़े ले रहे हैं ना, ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए थोड़े ले रहे हैं. ज्यादा ले रहे हैं. मैं जो बात कर रहा हूँ ना, थोड़े ले रहे हैं, इसलिए थोड़े ले रहे हैं कि आप पूरा सिस्टम आप पर डिपेंडेंट है कि आप लोग सिस्टम में आएंगे और इस सिस्टम को चलाएंगे. अब वो जो सिस्टम अफेक्ट होगा और मुझे फिर एक 3 साल एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक स्किल्ड बंदे को ढूंढना, लेके आना, ट्रेन करना, उसकी कॉस्ट कोई नहीं होगी. आगे भी अब जो 1-2 साल बाद बंदे ने आना था या 3 साल बाद, अब वो 6 साल बाद आ रहा है, उसकी कॉस्ट कोई नहीं होगी. मुझे एक बंदा चाहिए था, फौरी चाहिए था, 6 साल पे चला गया, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी वजह से जो सिस्टम अफेक्ट हो रहा है मेरा, जो तो बंदा चाहिए फौरी कहीं से भी है. तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली लोग आते हैं, वो सिर्फ अपना सिक्योर कर रहे होते हैं, सीट सिक्योर कर रहे होते हैं नॉर्मली. तो आपका क्लियर, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि फेलियर है इंटरव्यूअर का, आप लोगों का नहीं. इफ अ पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ जॉब, आपको वैल्यूएट उसका एप्टीट्यूड करना चाहिए कि वो काम इधर करना चाहता है या नहीं करना चाहता. मेरे लिए वो बंदा बिल्कुल बेकार है कि उसने टॉप किया हो, सारे टेस्ट और हर चीज में फ्लाइंग कलर्स हैं, और मुझे पता है कि ये बंदा नहीं रुकेगा, तो मैं उसको क्यों रखूंगा. 1 साल या 2 साल के लिए उसके साथ इंगेज करके मैं अपना सिस्टम बल्कि और खराब कर रहा हूँ. कहाँ पे नहीं है. नेस्ले में आई गॉट अ CV from a lady. She worked for 2 years in Nestle and now she is jobless for more than 2 years now. Fired. एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप कैटल फार्म बना रहे हैं. मैंने कहा मैं नहीं मैनेज कर सकता, तो कहता है वो नेस्ले वाले खुद ही कर लेंगे. मैंने कहा वो क्यों करेंगे, कहता वहां पे भी एक बंदा बैठा है और उसकी भी कुछ जाती रिक्वायरमेंट्स होती हैं. क्या प्राइवेट में आपकी हायरिंग फेयर होती है? गवर्नमेंट सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जहां पे आपकी हायरिंग फेयर है. एफपीएससी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये है कोई इन्फ्लुएंस नहीं. आफ्टर दैट आपकी प्रमोशन है, आपने एक सर्टेन लेवल तक अपनी सीनियरिटी और परफॉर्मेंस पे राइज करना है. जो आप बात कर रहे हो वो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जहाँ पे ग्रे एरियाज है कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ पे होगी. इसमें हो सकता है, आपके टूर्स में हो सकता है, ट्रेनिंग्स में हो सकता है कि आपका नाम आए ना आए, लेकिन आपकी प्रमोशन कोई बंदा अफेक्ट नहीं कर सकता. प्राइवेट में कर सकता, जातियात पे भी कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता. आप एक सर्टेन लेवल तक आपका, क्योंकि वो मल्टीपल जगहों से आपकी
इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है। आपके करियर कोर्सेज हैं जो आपने करने ही करने हैं, MCMC है, SMC है, आपने कोर्सेज कर रहे हैं, उनका स्कोर मैटर कर रहा होता है। उसके बाद आपने एक बॉस के साथ ज़्यादा अर्सा नहीं रहना, 1-2 साल 3 साल, उसके बाद फिर कोई और बंदा आ जाता है। मल्टीपल लोग गलत नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, एक आधा बंदा आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि सारा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। ठीक है, ये कोर्सेज होते तो हैं MCMC NLC के हमारे और वाल्टन की सर कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जेलअप नहीं है, टीमें जेलअप नहीं है, और सबसे ज़्यादा आपका लोअर टियर जो है वहाँ पे रियलाइजेशन नहीं है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट, कि आपके लोअर टियर की ये मैं एक दफ़ा फुटप्रिंट इंस्पेक्शन पे था, तो एक बंदे को फ़ोन किया, वो उसका वॉकी टॉकी बंद था। नहीं, मैं टेलीकॉम में था उसको कॉल किया, फोरमैन साथ था, मुझे असिस्ट कर रहा था, उसने उसको कॉल की, कहता है कि आपने फ़ोन नहीं पिक किया, वॉकी टॉकी नहीं पिक किया, कहता शोर कर रहा था तो मैं ज़रा आराम कर रहा था। अब उसकी जो कम्युनिकेशन है इंजन की वो स्टेशन के साथ नहीं है, वहाँ पे कोई मिसहैप हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं होगी। हमने क्रेन खरीदनी थी, तो मुझे मेरे बॉस ने कहा कि आप ना खरीदें, और उसका रैशनल क्या था कि तुम इसके ड्राइवर को 2 दिन छुट्टी नहीं ना दोगे तो ये इसको मारेगा किसी दीवार में या किसी दरख्त में और कहेगा सर खराब हो गई, या 2 महीने खड़ी है। वो रियलाइजेशन नहीं है। टॉप मैनेजमेंट आपकी इतनी सी है, इतने 200, 250, 300 लोग होंगे, उनमें है, लेकिन उनमें जेलअप होने का इशू, और उसके नीचे वो रियलाइजेशन हम क्रिएट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। इस जॉब की सेंटिटी क्या है? सो वेरिंग प्रोडक्शन रेट्स थ्रू ओवर टाइम और आइडल टाइम, प्रोडक्शन रेट को आप वेरी करते हैं, देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज करते हैं, और लास्टली पार्ट टाइम वर्कर्स यूज करते हैं, डेली वेजेस आप जिसको कहते हैं। TLA पे होते तो हाँ, तो माइनर आपके बेशुमार काम जो लेबर वर्क है, जैसे अब टीचर्स की रिहैबिलिटेशन उसके लिए तो कोई एक टेक्निकल बंदा जाएगा ना, उसके लिए तो टेक्निकल है, उनके लिए रखते भी नहीं हैं आपके लिए, और उनको भी 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि उनको ट्रेनिंग देके उनको सर्टिफिकेट दे दें ताकि बाद में उनको सर्टिफिकेट हुआ है। उनको ट्रेनिंग देके वो उम्मन चलते रहते हैं, जैसे बड़ी कंपनी में ऐसा होता है कि वो मतलब आप उनको चलाते रहते हैं। आज तक डेली वेजेस का भी कोई बंदा शायद ही कभी फारिग हुआ और रेलवे से, लेकिन यह है कि आपको उन्हें बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते, पेंशनरी बेनिफिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते। डिमांड ऑप्शंस में यू इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू प्रमोशंस, सेलिंग प्राइस कट्स, इंक्रीज प्राइस को चेंज करते हैं, डिमांड को स्लो पीरियड की तरफ लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल के अभी पीक सीजन है, तो जो अब ऑफ पीक होगा उसमें आप कुछ चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इससे ये काफ़ी नहीं होता। समटाइम्स आप बेंचमार्क करते हैं, बैक ऑर्डरिंग करते हैं ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड्स, कि ये आगे मेरे पास हाई डिमांड पीरियड आना तो ये पहले ही बनवा लूँगा, कुछ चीज़ें इन एडवांस बनवा लेते हैं आप। देन काउंटर सीजन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मिक्स, आउट ऑफ सीजन, सीजनिंग का फैक्टर आप इसमें लेके आते हैं। अब सर इसमें अगर वो सीएमई की रिक्विजिशन है जी, अगर उसको निकाल दें और स्टोर डिपार्टमेंट को मतलब इंडिपेंडेंट कर दें कि वो देखें कि उनका जो इन्वेंटरी फ्लक्चुएट कर रही है, देखते हैं वो देखता है। यही तो मैं कहता हूँ कि हमने अभी तक कंट्रोलर का रोल अज्यूम नहीं किया। कंट्रोलर मींस हु कंट्रोल्स। चीफ कंट्रोलर हैज द राइट outrightly कैंसल द डिमांड ऑल टुगेदर, वो क्या जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपकी ऑप्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कमेंट्स उस पर, कि ये जो भी हमने पीछे ऑप्शंस देखी हैं उन्हीं को सम अप किया हुआ है।
मिक्सिंग ऑप्शंस टू डेवलप अ प्लान। अब एक आपकी है चेज स्ट्रेटजी, दूसरी है लेवल स्ट्रेटजी, और एक होती है मिक्स स्ट्रेटजी। चेज स्ट्रेटजी क्या होगी? एज द नेम इंडिकेट्स, क्या होगी चेज स्ट्रेटजी? उसको आप चेज करते जाते हैं। तो आप फोरकास्टेड डिमांड और वर्कफोर्स को वेरी करेंगे इसमें, क्योंकि आपने चेज करना, तो कभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कभी कम है, कभी आपकी रिक्वायरमेंट कम है, कभी ज्यादा है। उसके मुताबिक आप वर्कफोर्स को वेरी करेंगे। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में ये मैटर कर, जिसको हम कर लेते हैं, मसलन 100 ट्रेनें डालनी है तो और वर्कफोर्स होगी, 50 डालनी है तो और होगी। लेवल स्ट्रेटजी में आप एक सर्टेन लेवल डिफाइन कर देते हैं कि इतनी चीजें प्रोड्यूस करनी ही करनी है, आपने इतनी चीजें प्रोड्यूस करनी ही करनी है। एंड लास्ट क्या है कि मिक्स स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, हिट एंड ट्राई। इसमें आप क्या करते हैं, एग्रीगेट प्लान किस तरह से, पहले आप डिमांड एक पीरियड की, सर्टेन पीरियड, वो 3 मंथ 6 मंथ जितना भी उसकी डिमांड बनाई, देन यू डिटरमिन द कैपेसिटी फॉर रेगुलर टाइम, ओवर टाइम एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट यू फाइंड लेबर कॉस्ट, हायरिंग, ले ऑफ कॉस्ट। ये सारे काम आप करके एंड पे करते हैं इसको। ये आप एग्जांपल देखते हैं पहली। अब ये आपकी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, ये फोरकास्टेड आपकी डिमांड है। यहाँ पे आपकी स्पेस वेस्टेज है या कैपेसिटी वेस्टेज है फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च। और यहाँ पे आपके पास हायर डिमांड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो रही। अब आपकी ये एक्सपेक्टेड डिमांड्स दी हुई हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, और आपके पास प्रोडक्शन डेज भी दिए हुए हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसमें प्रोडक्शन डे आपके पास फरवरी में 18 है, और यहाँ पे जून में 20 डेज है। नंबर ऑफ डेज भी मैटर कर रहे हैं। डिमांड पर डे आपने कंप्यूट करनी है सबसे पहले तो पर डे डिमांड 41, 39, 38 पर डे आपकी डिमांड आ गई है। टोटल प्रोडक्शन डेज हैं 6 मंथ्स में, आपके पास कितने प्रोडक्शन डेज हैं और एक्सपेक्टेड डिमांड आ गई। तो एवरेज रिक्वायरमेंट कैसे आएगी आपके पास? टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड ये डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन डेज। तो एवरेज डिमांड आ गई 50 यूनिट्स पर डे, यही आती है। अब यहाँ पे 41 बन रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आपको चाहिए था 50 पर डे और यहाँ पे 68 है, तो आप इसको शिफ्ट करते हैं। अगर लेवल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो शिफ्ट करेंगे इसको ऊपर। अब पहला प्लान, ये आपके पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट है, देन एवरेज पे रेट, ओवर टाइम पे रेट, लेबर आवर्स, cost of increasing daily production rate and cost of decreasing daily production rate. नोटिस, अगर आप इंक्रीज पे आपको 300 पर यूनिट पर डे है कॉस्ट, डिक्रीज पे क्या है 600। ले ऑफ्स का इतना नुकसान होता है कि आपके पास एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स जा रही है। तो ये आपके प्रोडक्शन डेज है, और प्रोडक्शन एट 50 यूनिट्स पर डे क्या होगा, मल्टीप्लाई करते जाएं। डिमांड ये थी 900, आपने बना लिए 1100, लेवल प्रोडक्शन पे चल रहे हैं आप। मंथली इन्वेंट्री कितनी आ गई प्लस 200। सेकंड में अब आपको चाहिए थे 900,
प्रोडक्शन आपने की 900 की और चाहिए थे 700, और इन्वेंट्री जनरेट हुई 200 की, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 400, पिछले वाली और ये वाली मिला के। अब इसकी कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी है। थर्ड पीरियड सेम केस 250 प्लस कर लिए 650, और यहाँ पे आपको चाहिए, अब 1050 बनाए और 1200 चाहिए थे, तो अब ये इन्वेंट्री यहाँ पे यूटिलाइज होगी और बैलेंस रह गया 500 का। देन कम्स 1100 और चाहिए थे 1500, तो 400 की इन्वेंट्री यूटिलाइज हो गई, और यहाँ पे आपको चाहिए थे 1000 प्रोड्यूस किया आपने और चाहिए थे 1100, -100, ये 100 यहाँ से फीड करेगा और ये आपने पूरा उसको बैलेंस आउट कर दिया। So total units of inventory carried over from 1 month to the next is 1850 units. ये सारे को आप कैलकुलेट करें टोटल, तो ये 1850 यूनिट्स बनते हैं। So the workforce required to produce 50 units per day is 10 workers. यह कांस्टेंट वर्कफोर्स के साथ, तो आपको 10 वर्कर्स चाहिए होंगे इसके लिए। अब ये आपकी है चेज स्ट्रेटजी। इसमें आप पहले एक्सेस इन्वेंट्री जनरेट कर रहे हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। चेज में ऐसा नहीं होगा, इसमें आप पहले एक्सेस इन्वेंट्री जनरेट करते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपकी थी 9250, इस तरह से 5 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, तो 1850 यूनिट्स आपके जब आएंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ गई। एंड रेगुलर टाइम लेबर कितना आपका 10 वर्कर्स थे, 80 पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज, आपके पास लेबर कॉस्ट आ गई। हायरिंग और ले ऑफ किया कोई? हायरिंग और ले ऑफ कोई नहीं किया था, तो 0। टोटल कॉस्ट आ गई 1,08,450। अब देखते हैं अगर दूसरे तरीके से इसको डील करें तो प्लान 2 सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए। इन हाउस प्रोडक्शन इज 38 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 124 वर्किंग डेज, तो आप इतने यूनिट्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए आपको चाहिए थे 6200 यूनिट्स, माइनस करेंगे 1488 यूनिट्स आपको आउटसोर्स करने हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डिफाइंड है रेलवेज में भी प्रोसीजर कि अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। सो regular time cost will be 7.6 workers multiplied by 80, then subcontracting cost 20 per unit, ज़्यादा होता है, आज़मी बात है, बाहर से ले रहे हैं तो ये आपकी 105 आ जाती है। अब हम लास्ट इसमें देखते हैं, आपका लास्ट एग्जांपल देखते हैं, हायरिंग एंड ले ऑफ। अब आप हायर और फायर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चाहिए था जितने, आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट जनरली में आपको फोरकास्टेड यूनिट्स पे 900, डेली प्रोडक्शन रेट 41 पे किया, और उस पे आपने ये सारा कैलकुलेट करना है। इसी तरह से ये कॉलम सारे आप फिल करेंगे और इसका कंपैरिजन देखते हैं तीनों का। प्लान 1 में आपने इन्वेंट्रीज कैरी की और टोटल कॉस्ट आई 1,08,000। सेकंड केस में आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग की और कॉस्ट आई 1,05,000 अप्रोक्सीमेटली। एंड इन द थर्ड प्लान, हायरिंग एंड ले ऑफ्स, द कॉस्ट इज 1,17,000। लेसन लर्न, क्या है लेसन इसमें? केस टू केस चीजें वेरी करती हैं और आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। हायरिंग
और फायरिंग हर केस में बेस्ट केस सिनेरियो नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है। जो एक कॉमन माइंडसेट है कि ले ऑफ द वर्कर्स है ना, तो वो सबसे कॉस्टली पड़ रही है ऑप्शन। सब कॉन्ट्रैक्ट में ये वेरिएबल नहीं आ जाता कि बाकी में हम रेट जो है ना चलो कांस्टेंट दे रहे हैं तीनों प्लान में जो अपनी प्रोडक्शन रेट है, लेकिन जो हमने एज्यूम की है सब कॉन्ट्रैक्ट वो रेट हमने किस तरह एज्यूम किया? मे बी आप अगर उसको जैसे यहाँ पे सिर्फ $3,000 का बता रहे हैं, हमने एज्यूम किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, हमने एज्यूम किया, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केस टू केस और एक्चुअल डेटा पे फर्क होगा। आपको एक एग्जांपल इसीलिए दिया है, जब आप एक्चुअल डेटा के साथ जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर $5 की बना रहा हूँ या 50 रुपीज़ की आप कह लें कि बना रहा हूँ एक प्रोडक्ट, तो मे भी बाहर से मुझे 25 की मिल रही हो, वो तो टोटली इनफिजिबल है, वो तो मुझे बनानी नहीं चाहिए, वो चीज़ तो मुझे बनानी ही नहीं चाहिए सुनी तौर पर। क्या ख्याल है? नहीं सर, आपकी सर क्योंकि आपकी इतनी वर्कफोर्स अगर आप ना भी बनाओ तो उसको तो पे करना पड़ता है ना। आपकी वर्कशॉप चल रही है, उनको पेमेंट करनी होती है। सर कुछ हमारा जो चार्जेस आते हैं पर यूनिट प्रोडक्शन वो बाहर से महंगी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि उस वर्कफोर्स को भी यूटिलाइज करना है, उस मशीनरीज को भी यूटिलाइज करना है, तो हम अगेन शुरू से बात शुरू करूंगा फिर। स्ट्रेटेजिक प्लान एंड एग्रीगेट प्लान। एग्रीगेट प्लान में ये चीज़ डिफाइन होती है कि अगले 1.5 साल में अगर ले ऑफ्स भी होते हैं या ले ऑफ आपने नहीं भी करना तो रिटायरमेंट्स होती हैं, तो हमें शुड वी गो फॉर इन हाउस प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग, डिफाइन करना है उसको। अब एक चीज़ आपको फिर मैं वही बात कहूँगा कि 10 रुपए की मिल रही है और आप 50 की बना रहे हो, आपको बनाते रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप ले ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो लोग रिटायर होते हैं, सिस्टम से निकलते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लेकिन यही तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है आपकी। मे बी आप उनको कहीं और यूटिलाइज करते हैं, उनको दूसरा ट्रेड सिखा के वहां पे अकोमोडेट करते हैं, उनको मैनेज तो किया जा सकता है। सर्विस सिनेरियोज में 5 सिनेरियोज आपके डिफरेंट जो होते हैं। रेस्टोरेंट्स का मॉडल और है, हॉस्पिटल्स का और है, नेशनल चेन ऑफ स्मॉल सर्विसेज फर्म, मिसलेनियस सर्विसेज एंड एयरलाइन इंडस्ट्री। we are more similar to airline industry, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें आपकी प्लानिंग और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स, number of passengers on all flights, and air and ground personnel at each hub and airport, allocation of seats to fare classes। रेलवेज में भी ये सारे एप्लीकेबल हैं, ये चीजें एप्लीकेबल हैं। ब्रेक करनी है, चले ब्रेक कर लेते हैं।
अगर बंदे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमएस कर रहा हूँ मैंने किया हुआ तो सर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सिंपल इंजीनियरिंग के साथ आप कर सकते हैं। जी सर। इंजीनियरिंग के साथ कर सकते हैं। सर इधर पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी होता है। लम्स ने बल्कि अब शुरू किया है रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएस इन रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यूएमटी में है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब काफी यूनिवर्सिटीज करवा रहे हैं, काफी अब इस फील्ड में काफी स्कोप लग रहा है, लोग काफी निकल रहे हैं। आने वाले दौर में मेरे से जो करियर एडवाइस लेता है ना, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि इंटरनेशनली भी आपको मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त आपकी जो फॉर्च्यून 500 है उसमें एप्पल और बहुत सारी कंपनीज, मेरा पहला लेक्चर मैंने वैसे तैयार किया हुआ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी एक अलग से मैंने सेमिनार करवाया था, वो भी पढ़ा है मेरे पास। वो भी मैंने दोबारा भी यूसीपी में है, मेरा सेमिनार है इसके बाद, ईद के बाद है। तो उसमें यही है कि करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इंटरनेशनल सिनेरियो में आपके जो नए लाइन ऑफ सीईओज है दैट इज फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बैकग्राउंड। रीजन इज कि दे से कि दे नो एंड टू एंड। सीईओ का काम है कोऑर्डिनेट करना और एंड टू एंड लोगों से तो पता हो, तो जो मटेरियल के साथ साथ फ्लो कर रहा है, कैश फ्लोज के साथ साथ फ्लो कर रहा है, इंफॉर्मेशन फ्लोज के साथ मूव कर रहा है, उससे ज्यादा किसको पता होगा? आप लोग काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपनी अपनी ब्रांच से। सिर्फ सप्लाई चेन एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो तमाम ब्रांचेस के साथ इंटरेक्ट करता है। उसने अकाउंट से भी डील करना है, उसने हर डिपार्टमेंट से डील करना है, वर्किंग डिपार्टमेंट ऑपरेशन सबसे, इसलिए उसको स्ट्रेंथ्स भी पता है, वीकनेसेस भी पता है, उसको हर बंदे का पता है कि क्या सूरत हाल है कहाँ पे। और लीडरशिप में इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपने खुद करना है, ये होता है कि किससे करवाना है। तो वो लूप होल्स को भी, अगर वो हायर पोजीशन पे जाते हैं तो वो लूप होल की पॉलिसी अच्छी तरह उसको पता होता है कि मटेरियल्स में कहाँ पे जब आप डिमांड जनरेट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये वो डिफरेंट। तो ये इंटरनेशनली आपके सीईओ जो है टॉप फर्म्स के, अब एप्पल का सीईओ जो है वो, उसके बाद लिनोवो का और भी कुछ कंपनीज का, मोटरोला का और काफ़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओ सप्लाई चेन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आपकी इंडस्ट्री नहीं है, ना होनी है आने वाले दौर में। जो सिनेरियो है आपका प्रोडक्शन रेट, जो प्रोडक्शन का कह लेंगे कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। तो उसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं और वही करेंगी, क्या? ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस, एक मार्केटिंग का रोल अपनी जगह रहता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रहती है वो है आपकी मार्केटिंग, के आपने सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको बिजनेस डेवलपमेंट करनी है। मुझे ये फील्ड पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कि मैंने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, वो आके सर ये हमारी प्रोडक्ट है, एक अजीब सा काम हो जाता है, डोर टू डोर सेलिंग वाला हिसाब होता है। सेकंड, मार्केटिंग के अलावा आपका फाइनेंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल इश्यूज के, हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस, ये रहना ही रहना है, हर कंपनी को जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत लिमिटेड है। एक आखिरी चीज है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपके वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मटेरियल प्लानिंग, शिपिंग, प्रोक्योरमेंट, शिपिंग, ये सारा कुछ आता है। तो इसलिए मुझे तो इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ज़रा कैलकुलेशन से रिलेटेड ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मार्केटिंग का मैंने आपको बताया कि क्या इशू है। तो ये वाली फील्ड्स जो हैं ये एवरग्रीन है, और सप्लाई चेन अभी आने वाले दौर में फर्दर फ्लोरिश करेगी पाकिस्तान में। रीज़न इज कि आपकी प्रोडक्शन नहीं है, ऑब्वियसली बाकी चीज़ें, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, मटीरियल मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, ये सारा एक्टिविटीज आपकी रिक्वायर्ड है। एक रिटेल स्टोर को भी रिक्वायर्ड है, किसी भी बिजनेस को रिक्वायर्ड है।
इसमें अगर वो कह रहे थे कि आपका कमर्शियल वायबल भी बना सकते हैं आप प्रोजेक्ट चाहें तो। इसमें जो है ना कमर्शियली वायबल आपके वेयर हाउसेज जो हैं सेंटर ऑफ लाहौर आपके पास वेयर हाउस है, कराची में भी आपके पास है, तो कुछ चीज़ों को रिवाइव किया जा सकता है। 100 एकड़ पे वेयर हाउस है, उसको अगर आप वर्टिकली बनाते हैं वहाँ पे और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज देते हैं प्राइवेट सेक्टर को भी, तो आप अपनी कॉस्ट बड़े आराम से स्टोर की क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो क्लियरेंस है, कस्टम क्लियरेंस यूनिट था कराची में, एक दौर में वो पूरे पाकिस्तान की जो कस्टम क्लियरेंस थी तमाम डिपार्टमेंट्स की करवाता था, तो करोड़ों रुपया वो अर्न करता था सिर्फ कस्टम क्लियरेंस यूनिट हमारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया वो, उसको रिवाइव किया जा सकता है प्रॉपर यूनिट के तौर पर। चलिए शुरू करते हैं। डिमांड, डिमांड दो तरह की होती है, कौन कौन सी? 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स। कौन कौन सी हो सकती हैं? कह सकते हैं। उसके अलावा भी 2 तरह की होती है। आर्टिफिशियल तो फेक डिमांड होगी ना, वो तो डिमांड हुई ना। जो एक्चुअल डिमांड है वो 2 तरह की होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकती है, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। ब्रॉडर टर्म्स में द टाइप ऑफ डिमांड इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। For any well-defined product for which a schedule can be established, dependent techniques should be used. अब होता क्या है, कभी सुना है कि तुम्हारी वजह से पूरा दफ्तर रुका हुआ था, तुम कहाँ पे थे? तो वो हो गई डिपेंडेंट डिमांड। और जब आपको कहा जाता है कि तुम करते क्या हो सारे दिन में, दैट इज इंडिपेंडेंट डिमांड, कि आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज योर इंडिपेंडेंट डिमांड। ठीक है, डिपेंडेंट डिमांड इज जो उस पे आप किस चीजों को आपने डिपेंडेंट है किसी चीजों पे कि ये चीज आएगी तो ये काम होगा। एंड इंडिपेंडेंट इज जिसमें वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एक यूनिट है, वो आना है। तो बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं इसको। इसका बेनिफिट ये पूरा प्लान होता है, इसको करना होता है अपने एग्रीगेट प्लान के अंदर ही होता है। बेटर रिस्पांस टू कस्टमर ऑर्डर्स, पहले से आपने प्लान किया होगा तो मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। फास्टर रिस्पांस टू मार्केट चेंजेस, मार्केट में कोई प्रोडक्ट चेंज हो तो आपके पास ऑलरेडी प्लान में पड़ा हुआ है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता लगता है प्रोडक्ट चेंज हुई, आप फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज एंड लेबर, एक चीज़ नहीं अवेलेबल तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान ही नहीं बना हुआ, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका अल्टरनेट कोई हो भी सकता है कि नहीं, और अगर होगा तो किस तरह से उसको मैनेज करना है, और लेबर को अल्टरनेटली यूज कैसे करना है। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल्स, अब आपको एक चीज अगर चाहिए, इससे आपका फायदा क्या होता है, एमआरपी बना होगा ना तो रेलवे ने साथ साथ अर्निंग भी करनी है पर डे। एक चीज अगर आपको जनवरी में चाहिए और एक चीज जुलाई में चाहिए, तो आप इस प्रोडक्ट को लेट्स से कि जून में, मैं अब जून में खड़ा हुआ हूँ, तो जो जुलाई में चाहिए उसको मैं फोकस करूंगा, वो आएगी, उससे आपकी ट्रेन चल पड़ी, उससे अर्निंग आई, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको मैनेज कर सकता हूँ मैं, अगर ये प्लान बना होगा तो। नहीं होगा तो क्या होगा,
आप ये भी चीज लेके रख के बैठे होंगे, ये भी रख के बैठे होंगे, और ये भी हो सकता है कि जुलाई में आप ये वाली चीज रख के बैठे हों और ये आपके पास हो ना। दैट इज वाई एमआरपी इज रिक्वायर्ड। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बजटरी कंस्ट्रेंट्स में आप बेटर उसको मैनेज कर सकते हैं। द डिमांड फॉर वन आइटम इज रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अनदर आइटम, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। और all parts and components can be calculated in journal used whenever a schedule can be established for an item. Dependent inventory models requirement, MPS होना चाहिए आपका। Then specifications और bill of material, सिविल वालों को पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा। पता है bill of materials, BOQ भी बोलते हैं। इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, परचेज ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग, एंड देन MPS क्या है आपका, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब MRP आपने मटेरियल अवेलेबल कर लिया, अब प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है कि पहले कौन सा पार्ट बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा, कब बनेगा। व्हाट इज टू बी मेड एंड व्हेन, then must be in accordance with the aggregate production plan, उसके साथ aligned होना चाहिए। Inputs from financial plans, customer demand, engineering and labor availability। Specific होता है products के लिए और disaggregation होती है, और एक certain time period के लिए इसको आप freeze कर देते हैं। दोबारा उस पे आते हैं how it works। प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेंट्रीज, उसके साथ कस्टमर डिमांड एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो, तीनों से बनेगा एग्रीगेट प्लान। सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट और सप्लायर परफॉर्मेंस यहाँ पे इनपुट है, और ये इनपुट होगी ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग की। इन सारों को इंक्लूड करके इससे फिर आगे बनना आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और इसमें से आपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जनरेट करनी है। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान ये चेंज होगा तो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं तो फिर दोबारा यहाँ पे आप आके इसको चेंज करेंगे। इसको आपस में इनका डिफाइन होना और डिजाइन होना जरूरी है। एंड एट लास्ट यू शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट का प्लान। अब पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है आपका, ये चीज मिसिंग है पीछे, और अगर है तो वो अलाइंड नहीं है, सिंक नहीं है एक दूसरे से। अब हो जाएगी, कैसे होगी? कैसे होगी? नहीं, यहाँ पे एक और चीज आ रही है आपके, आप बड़े फॉर्चुनेट हैं जिस टाइम पे आप आ रहे हैं। रेलवेज में SAP आ रहा है, SAP इज एन ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, और लेटेस्ट है, वर्ल्ड ओवर यूटिलाइज होता है। उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फाइनेंशियल मॉड्यूल ऑलरेडी था। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनुअली सिंक करना, ह्यूमनली सिंक करना पॉसिबल नहीं है। यू नीड एन ERP सिस्टम, यू नीड डेटा सिस्टम्स। तो वो तकरीबन हमारा एग्रीमेंट हो गया। चेयरमैन साहब, जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें पता लगा था कि ये एग्रीमेंट हो गया हुआ है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है नेक्स्ट 6 months और 1 year 2 year में, तो यू विल बी एट पार विद एनी इंटरनेशनल मैन और वुमन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ERP और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। जी, ट्रेनिंग्स होंगी बकायदा उसकी, बिल्कुल होंगी। और स्टोर परचेज में स्पेशली जो है उसमें मटेरियल मैनेजमेंट का भी मॉड्यूल है, उसमें प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल नहीं था पहले, वो SAP और रीबा का भी उसमें शामिल हो गया मॉड्यूल। और ये दोनों टूल्स इस वक्त लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है, वर्ल्ड ओवर यही यूज हो रहे हैं टूल्स आपके ERP के। प्रॉब्लम इससे ERP सिस्टम नहीं था, और मैनुअली या ह्यूमनली आप इसको नहीं कर सकते थे ये सारे काम। ये कंस्ट्रेंट था सबसे बड़ा इसमें।
अब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. कस्टमर ऑर्डर इन अ जॉब शॉप, मेक टू ऑर्डर बोलते हैं इसको. सेकंड इज मॉड्यूल्स इन अ रेपिटेटिव असेंबल टू ऑर्डर. फोरकास्ट आप मॉड्यूल्स बना देते हैं और रख लेते हैं. एंड आइटम इन अ कंटिन्यूस स्टॉक टू फोरकास्ट, स्टॉकिंग करते हैं. या तो कस्टमर की डिमांड पे, या आप मॉड्यूल्स बना के रख लेंगे, और तीसरे में आप स्टॉकिंग कर लेते हैं एज पर फोरकास्ट. बिल ऑफ मटेरियल इज द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस. ये आपका बिल ऑफ मटेरियल्स जो है, इसमें मॉड्यूलर बिल्स भी आते हैं, प्लानिंग बिल्स आते हैं, फैंटम बिल्स आते हैं, और लो लेवल कोडिंग आती है. इसमें से भी कोई नहीं बनता कार्बन. Modules are not final products but components that can be assembled into multiple items and items. Can significantly simplify the planning and schedule. आपके एक असेंबली है, उसके साथ सब असेंबलीज हैं, उसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं. That is your modular bills. सब असेंबलीज के साथ उसको सेपरेटली डिफाइन किया. प्लानिंग बिल्स, सूडो बिल्स और सुपर बिल्स कहते हैं. आर्टिफिशियल पेरेंट्स टू बिल ऑफ मटेरियल्स बनाते हैं ये, और ये टेम्परेरी होते हैं, बिल्कुल ही टेम्परेरी. इनको तो आप कैसे डिस्कार्ड कर देते हैं. टेम्परेरी वर्क ऑर्डर्स होते हैं. फैंटम बिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज सब असेंबलीज दैट एग्जिस्ट ओनली टेम्परेरी. ये भी टेम्परेरी है, और ये किसी और असेंबली का हिस्सा होते हैं लेकिन इन्वेंट्री में नहीं जाते. लास्टली लो लेवल कोडिंग. इसमें आपकी जिस तरह से हम स्टॉक कोडिंग करते हैं, ये बेसिकली वो कोडिंग है, उसका जिक्र है कि स्टॉक कोड से आपको पता लग जाए फौरन कि क्या है. अब इसके लिए सबसे बुनियादी जरूरत है एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जो कि नहीं अवेलेबल होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा डाटा जनरेट नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स नहीं बने हुए, एंड कंज्यूमर रिपोर्ट्स नहीं है कि जिस इंडेंटर को जाना था उसी के पास जा रही है, किसी और को भी जा रहा है. अब अगर सिविल को पेंट चाहिए, वाइट पेंट चाहिए, FGIR आ रही है, और स्टोर ने वो वाइट पेंट सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के लिए लिया हुआ है, तो वो सिविल को दे सकता है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में अगर बात करें. लेकिन हमारे सिविल वाले भाई नाराज हो जाएंगे कि रेल के लिए पड़ा हुआ है और आप रेल पे देने को तैयार नहीं है, आप मेरा नुकसान कर रहे हैं. आई एम नॉट ऑथराइज्ड to provide you that paint. So accurate inventory records बड़े जरूरी हैं, और ये ERP के जरिए आ जाएगा. विजिबिलिटी भी हो जाएगी और सारा आपके पास रिकॉर्ड भी आ जाएगा. MRP systems require more than 99% accuracy in records. Then purchase orders outstanding, a byproduct of well managed purchasing and inventory control department. Outstanding purchase orders must accurately reflect quantities and scheduled receipts. इस पे एक बड़ा मजे का किस्सा है. फ्यूल इंजेक्टर्स, मैकेनिकल वालों को आइडिया होगा व्हाट अ फ्यूल इंजेक्टर इज. फ्यूल इंजेक्टर्स की डिमांड आई 600 चाहिए. ठीक है जी, ले देते हैं. उसके बाद डिमांड आई 300 और लेते हैं, फिर डिमांड आई 200 और लेते हैं. पहले ओपन टेंडर किया, उसके बाद अब हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है OEM से, तीसरे में हमने यूटेक्स बेसिस पे, यूनिट एक्सचेंज पे करनी है. अब आप पहली बात तो ये है कि स्प्लिटिंग कर रहे हैं, पेपरा रूल्स की वायलेशन 3 डिफरेंट तरीकों से ले रहे हैं. दूसरी बात कि आप ओपन टेंडर में भी जा रहे हैं और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर रहे हैं. आप कह रहे हैं जिसका ऑल्टरनेट ही कोई नहीं, अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो आप फिर ओपन टेंडर में क्यों जा रहे हैं. तीसरी चीज कि उसकी एक आपकी जो एनुअल कंजम्पशन है वो भी 500 या 600 है, आप उससे बियॉन्ड मांग रहे हैं, जबकि आपको डायरेक्टिव्स हैं कि 1 साल से ज्यादा आपने रिक्वायरमेंट नहीं लेनी एट अ टाइम. अब उस पर नाराजगी है CME साहब की कि आप लोग केस डिले कर रहे हैं, आप बिला वजह इस पे इतराजात लगाते हैं, आप चाहते नहीं कि काम हो.
आप उसमें आप 3 किस्म के रूल्स भी वायलेट कर रहे हैं, खुद अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, और उसको क्लब करके या तो आप कहना कि जी टोटल हमें 900 चाहिए, उसमें से इतने ऐसे लेने हैं, इतने ऐसे लेने हैं, वो भी समझ में आता है। एंड आफ्टर दैट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए क्या चीज जरूरी होगी एज पर पीपीआरए रूल्स? प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई भी चीज अगर यूज करेंगे तो वो सिस्टम को डैमेज करेगी या खराब होगी, और वो किसने इशू करना है? सीएमई ने। वो लेटर ही जनरेट ही किया, और टॉप मैनेजमेंट तक एक शोर मचा हुआ है कि जी मुझे चीज नहीं लेके दे रहे। 1 माह बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आता है कि मुझे अर्जेंटली चाहिए, अर्जेंटली अगर चाहिए तो डिमांड के साथ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आता। We negotiated with the firm and 4 to 5 million price has been reduced. चार से 5 मिलियन रुपीस की प्राइस रिड्यूस करवाई कंपनी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से। तो उनका रैशनल अपनी जगह था कि कुछ हम यूनिट एक्सचेंज में चले जाएंगे, कुछ इसमें चले जाएंगे, लेकिन उसको एक दफा में डिफाइन करना है। जब आप किस्तों में डिफाइन करते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। और वैसे भी वो इन्वेंट्री के भी असूलों के खिलाफ है और इकोनॉमी ऑफ स्केल्स के भी असूलों के खिलाफ है कि आप एक दफा कलेक्टिव डिमांड दें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है। देन लीड टाइम फॉर कंपोनेंट्स। एक असेंबली लाइन के लिए क्या लीड टाइम है? एक आपका अगर एक स्पीकर किट है तो उसमें अगर ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, किसी में 1 वीक चाहिए, किसी में 2 वीक्स चाहिए, ये सारे पार्ट्स का अपना अपना अलग-अलग टाइम होगा। अब ये स्पीकर्स एंड पे बनेंगे, यहाँ पे 8th वीक में बनना है। इसको आप बैकवर्ड फ्लो में, ए कंपोनेंट आपका 1 वीक लेता है तो ए में आगे आपको चाहिए बी और सी, तो 1 वीक पहले तक आपके पास बी और सी अवेलेबल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ए डिपेंडेंट है बी और सी पे। अब बी के लिए आपको चाहिए डी और ई, तो वो कितना पहले आ जाना चाहिए? इसके लिए आपको 2 वीक्स चाहिए इस काम के लिए, और डी को आने में 1 वीक चाहिए, ई को आने के लिए 2 वीक्स चाहिए। इस तरह से आप पूरा टाइम होराइजन डिफाइन करते हैं कि पहला पार्ट कब आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि ये प्रोडक्ट आपने पहले खरीदी, ये प्रोडक्ट आपने वीक 1 में खरीदी, आपके पास फंड्स थे थोड़े लिमिटेड, तो अभी आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ये आपको चाहिए 5th वीक में जाके या 4th वीक में जाके। अब आप इकट्ठा नहीं खरीद रहे चीजों को, आपका कैश साइकिल बेहतर हो जाता। इस वक्त आपने ये प्रोडक्ट खरीदी, 2nd वीक में ये खरीदी, अब ये चीजें यहाँ पे आ गई, अब ये प्रोडक्ट आपने यहाँ पे आके खरीदनी है। बेनिफिट इज कि ये 3-4 वीक्स में आपको कहीं ना कहीं से और कैश आ जाना है, बिजनेस कैश इनफ्लो होगा। जब आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी तो आपके पास कैश इनफ्लो हो जाता है। तो ये टाइम होराइजन आपने यूटिलाइज कर लिया। ये टाइम होराइजन इसलिए कि आप बजाय इसके कि ये तमाम इन्वेंट्रीज पहले रख लें, ये अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? कि हमारे टाइम ही जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रोसीजर इतना लेंथी है और मटेरियल आने का 1.5 डेढ़ 2 लग जाता है। अगर हम उसको रेडीली करना शुरू कर दें, प्रॉपरली डिफाइन करें, तो हमारा साइकिल टाइम कितना बेहतर हो सकता है, कैश फ्लोज बेहतर हो सकते हैं। जिस वक्त जो चीज रिक्वायर्ड है वो उसके मुताबिक उतने ही लीड टाइम के तहत ली जाती है। ये एक आपका सिस्टम की एग्जांपल है, बिल ऑफ मटेरियल्स। एमआरपी में आपका ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे करेगा? एमपीएस भी इसमें आ रहा है, बिल ऑफ मटेरियल्स आ रहा है, लीड टाइम्स आपने दे दिया, आइटम वाइज इन्वेंट्री का डाटा दे दिया और परचेज डाटा दे दिया। उस पर वो आपको एमआरपी बाय पीरियड रिपोर्ट जनरेट कर देगा, एमआरपी बाय डेट रिपोर्ट जनरेट कर देगा,
प्लान्ड ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, परचेज एडवाइस और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। अभी अगर आप मैनुअली करें और आइटम्स आपके पास 12,000 से 14,000 स्टॉक आइटम्स हैं, नॉन स्टॉक इसके अलावा है बेशुमार। अब मैनुअली अगर आप इसको यूं प्लान करने लगे तो ये कभी भी प्लान नहीं हो सकता। और ये प्लानिंग किसने करनी है? आप लोगों ने, कंज्यूमर ने, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। कौन से पार्ट्स कब चाहिए, कितने चाहिए, ये तो आपने बताना ना। उसके बाद का काम हमारा है। स्टोर परचेज का काम या सप्लाई चेन का काम उसके बाद है। रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कब, किस महीने में, किस डेट को या कितनी कितनी चाहिए, ये तो कंज्यूमर डिफाइन करेगा। ये तो नहीं हम डिफाइन कर सकते कि कर सकते हैं। अब इस पे एतराज के जनाब ये हमें स्टोर करके दे, ये हमारी डोमेन नहीं है। रिक्वायरमेंट आपकी है और ये रूटीन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिसरप्टिव है। तो फर्दर इट नीड्स टू बी डिफाइंड बाय द कंज्यूमर्स। उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है कंज्यूमर की, क्योंकि अगर डिसरप्टिव ना हो फिर तो मैं अपने एक रूटीन में बाइंग कर रहा हूँ, एक प्लान मिल गया उसके मुताबिक मैं बाइंग कर रहा हूँ। जब डिसरप्टिव हो जाएगा तो आपका रोल और बढ़ जाता है कि आपने उसको इफेक्टिवली मैनेज करना खुद से। मुझे नहीं पता कि आपकी रिक्वायरमेंट प्राइमरी क्या है। ये खैर हम इन्वेंट्री मॉडल्स में पढ़ेंगे, उसके भी तरीके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो स्टोर एंड डिपार्टमेंट ही वो मैनेज कर रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जितने भी ये इन्वेंटरी के एसयूआर है, एसयूआर आपको पता है कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठ करता है, उसके साइन होते हैं। मैनेज तो आप ही कर रहे होते हैं ना, आपके पास सारा शीट्स होती है। आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठ करके भेजता है। एसयूआर पे स्टॉक यूजेज रिपोर्ट पे आपकी फर्दर डिमांड्स भी होती हैं, उसको बैठ करता है, ओके करके भेजता है। उसमें पढ़ी नहीं होगी कभी भी, इतनी बड़ी शीट होती है, तो बकायदा लिखा होता है कि मंथली इतना इतना इस्तेमाल हुआ, पूरी डिटेल होती है। कोई नहीं पढ़ता, हमारे अफसर नहीं पढ़ते, तो आप लोगों ने कहाँ पढ़नी? मैं रियलिटी भी कहा साइन करके भेज देते हैं आगे। क्यों? लेटर दे देंगे, जरूरत होगी तो लेटर भिजवा देंगे कि हमें ये चीज चाहिए। वो दिक्कत होती है कि उसमें आप प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल्स को डिफाइन करें। इजी काम मिल गया कि क्या एक लेटर भेज देंगे कि ये चीज चाहिए, बस ले लो। इसलिए हालांकि उसको प्रॉपरली इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि ये फायर फाइटिंग ना करनी पड़े। ये मैं खैर इन्वेंट्री में आपको पढ़ाऊंगा। आपके होते हैं वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। कौन सी आइटम्स वाइटल हैं, कौन सी एसेंशियल है, कौन सी डिजायरेबल है? हवा, पानी वाइटल है, एसेंशियल खाना खाना है, डिजायरेबल पिज्जा खाना है। अब डिजायरेबल के लिए वाइटल तो नहीं ना छोड़ा जा सकता, तो इसलिए ये किसने बाइफरकेट करना है? ये मैं नहीं कर सकता। और ये आपको वन टाइम करना है, या आप एनुअली इसको रिवाइज करें। ये एट विम एंड विशेस नहीं होना चाहिए, एट विम एंड विशेस नहीं होना चाहिए। हमारा काम है एसडीई एनालिसिस। इन्वेंट्री में पढ़ाऊंगा तफसील से। एसडीई क्या है? स्कार्स, डिफिकल्ट एंड इजी। जो चीज स्कार्सली रिसोर्सेज से अवेलेबल है, सोर्सेज से अवेलेबल है, उसके लिए जो इजीली अवेलेबल है वो वाली स्ट्रेटजी नहीं आप अप्लाई कर सकते। तो इसलिए ये दो एनालिसिस होते हैं। ये खैर अगेन इन्वेंट्री में देखेंगे इसको। एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये बेटर करती मतलब ये चीज मतलब फायदेमंद है। मतलब जब आपके पास डिफरेंट क्लासेस है, जैसे आप लोकोमोटिव ले लें, हमारे पास 17-18 क्लासेस है। डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो आपको जब डिफरेंटली मैनेज करना पड़ता है तो इसके ठीक है। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट है, आपके पास सिंगल क्लास है, तब तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं वाइटल, एसेंशियल और डिजायर। जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस है तो और ज्यादा काम करना तो है। कॉम्प्लिकेटेड हो या ना करना बेहतर है या करना बेहतर है? प्रॉब्लम यह है कि हम कॉम्प्लिकेशन देख के कहते हैं कि करो ही ना, उसके रिजल्ट ज्यादा डिजास्टर्स हैं, उसके रिजल्ट्स ज्यादा डिजास्टर्स हैं। ये इश्यूज हैं, दीज आर द इश्यूज, रूटीन इश्यूज हैं, डेली फेस करते हैं हम इन चीजों को।
लेकिन चल रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, वरना तो पास्ट रिकॉर्ड से भी पास्ट यूसेज से पता चल जाता है अच्छा ठीक है इस आइटम की इतनी डिमांड है, नेक्स्ट मंथ के लिए बड़ी यूज है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती कभी। ये पढ़ेंगे कल का लेक्चर जो है ना, डिमांड फोरकास्टिंग होती है हमारे, होती है, लेकिन अगेन उस पर प्रॉपरली अमल नहीं हो रहा। वो एक लेटर आ गया बस के ले दें, और उसके बाद एक लेटर आता है कि ना लेके दें। जब सारा प्रोसेस हो गया होता है एंड पे कहते हैं रहने दें। काम चल रहा तो ये एक और उसी की एग्जांपल है ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान की। कौन से वीक में है, एक वीक का लीड टाइम है तो एक वीक पहले आप ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से आप जितना उसमें लीड टाइम आपको रिक्वायर्ड है उतना पहले आप उसको ऑर्डर करते हैं। ये उसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। ये भी नेट रिक्वायरमेंट प्लानिंग की एक एग्जांपल है कि आपके पास अब इसमें ऑन हैंड जो आपकी इन्वेंट्री है डे 1 से, उसको आपने माइनस करना होता है नेट रिक्वायरमेंट को ग्रॉस रिक्वायरमेंट में से, ताकि वो पहले यूटिलाइज हो, बजाय इसके कि और इन्वेंट्री या वो पड़ी रहे तो और इन्वेंट्रीज हम क्रिएट किए जाए। तो उसको आप माइनस करते हैं और उसके बाद लीड टाइम देखते हैं कितने वीक्स का, उसके मुताबिक आप ऑर्डर करते हैं। ये 2 वीक्स का इसमें लीड टाइम है। अब आपको एक चीज़ का पता है कि एक हमें प्रोडक्ट यूएसए से मिलनी है या चाइना से मिलनी है और उसमें 1 साल लग जाएगा। अब आप 6 महीने पहले भी मुझे अगर कहेंगे कि जल्दी कर दें तो मैं कितना को जल्दी उसको कर सकता हूँ। बिड आने का टाइम है, उसके बाद टेक्निकल एवेल्युएशन, टेंडर कॉलिंग, परमिशन, सारे प्रोसेसेस बता दिए, उसके बाद शिपमेंट, एलसी खुलनी है, डिटेल्ड प्रोसेस है पूरा। जल्दी हो नहीं सकता, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता इसके अलावा। तो आपको लीड टाइम, सबसे बड़ी बात यह है कि लीड टाइम, और ये आपके पास अगेन हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। आपको पता है कि एक चीज़ की प्रोक्योरमेंट में 2 साल लगते हैं तो आपको 2 साल पहले उस पर वर्किंग शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। हम भी बनाते हैं, कुछ वो बनाते हैं। अगर हम बनाते हैं तो हम उनसे वेट करवाते हैं, हमको भिजवाते हैं। दे आर सेंट टू टेक्निकल डिपार्टमेंट फॉर वेटिंग और एवेल्युएशन, और उसको उनकी इनपुट ली जाती है। क्या ऐसा कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता ऐसा। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट्स हमेशा से सेपरेट रहे हैं हिस्टोरिकली। वो एवोल्यूशन है ये। पहले आपका स्टोर्स होता था, उससे लॉजिस्टिक्स निकला, लॉजिस्टिक्स के बाद अब सप्लाई चेन आ गया। हिस्टोरिकली ये कभी भी नहीं रहा। जो आप बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप जो मर्जी करें, कंज्यूमर को आप खुद से इख्तियार नहीं दे सकते, उससे टेक्निकलिटीज पे इनपुट ले सकते हैं। अदर देन दैट ये आप प्री ऑडिट खत्म कर दें, ऑडिट खत्म कर दें, आप अकाउंट्स खत्म कर दें, आप कहीं पैसे भी आपको दे दिया करें, आप उसको ठेकेदार से कहें कि मटीरियल लाओ और ये कैश में पैसे ले दिया करो। ये भी तो हो सकता है ना, अकाउंट्स की जरूरत ही ना हो। क्या क्या नहीं, यही मैं बात कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा सबसे इजी काम तो ये है ना कि पैसों की भी आपको कैश एक दे दिया जाए, एक तिजोरी दे दी जाए, उसमें पैसे रख लें। कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल दिया और आपने उसको पेमेंट कर दी, लेकिन देयर इज एन अकाउंट ब्रांच। ऑनेस्ट की बात नहीं है, अमेरिका में भी है, आपके यूरोप में भी है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट्स भी हैं। हर डिपार्टमेंट का एक रोल है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने अपनी डिमांड को मैनेज करना है। आपके पास और काम भी हैं। एचआर भी आप मैनेज कर रहे होते हो, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट भी होता है। एचआर हर बंदा मैनेज कर रहा है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट अलग है। आप कहीं सीपीओ का ऑफिस खत्म कर देते हैं क्योंकि हम खुद भी मैनेज कर रहे हैं, तो उसके कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स और रोल्स हैं जो उसने प्ले करने ही करने हैं।
कुछ आपके रोल्स हैं। एचआर, आप सीएमई क्या एचआर नहीं मैनेज कर रहा, सीसीपी भी कर रहा है। हर डिपार्टमेंट का चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी एचआर को मैनेज कर रहा है, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हर जगह पे है एचआर डिपार्टमेंट। इसी तरह से ये रोल्स डिफाइंड हैं, हर जगह पे हैं, और इसी तरह से चलते हैं। चलें बस ये देखते हैं। एमआरपी मैनेजमेंट, डिमांड ड्रिवन एमआरपी, ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स प्लस एलोकेशन, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट्स आ गई, उसमें से आप ऑन हैंड इन्वेंट्रीज और शेड्यूल्ड रिसीट्स माइनस कर देते हैं, तो आपके पास नेट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अटेंडेंस ले लें। इसकी असेसमेंट कैसे होती है? कैसे करना चाहते हैं आप असेसमेंट? अनम आजम दुरानी, शहरियार नवीद, मुशर्रफ मजीद, अदनान खान, इकरा लतीफ, राफे इकबाल, गौर हफीज, हानिया रहीम, चेतन दास, राजा मोहम्मद यूसुफ, सैला फॉक, लाल नबी, अब्दुल्ला कुरैशी, यासिर हुसैन, सालिक हारून अब्बासी, अबू बकर शौकत, रिजवान अदील, उमैर अली, जुल्फकार अली, अहमद आसिफ अली, अमजद अली, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सलमान, अहमद नूर, फहद कैसर खान, मुनीर अहमद, आपका तो स्टोर परचेज बड़ा छोटा सा डिपार्टमेंट है ना, जो आपके मिलिट्री में बकायदा लेफ्टिनेंट जनरल हेड करता है आपके लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। इस तरह से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। और जिस तरह ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप कहते हैं कि ये भी हमने करना है, तो दैट मीन्स कि आपकी हर ब्रांच को एक सेपरेट स्टाफ और ये सारी टीम चाहिए जो ये काम करे। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अपनी डिमांड, सिर्फ आपने एनुअल डिमांड्स बतानी है। वेयर हाउसिंग, टेंडरिंग, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन डिपार्टमेंट देखता है। ऐसा भी कुछ चीजें देते हैं, मतलब कुछ चीजें तो कि जो हमारे पास है ना, उसके लिए आपके पास पैटी परचेज का रूल है ना। आई यूज टू कॉल इट कि आपका कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान आपको 10% या 7% पे अलाउ करना चाहिए कि फॉर 7% और 10% ऑफ द टाइम या 5% ऑफ द टाइम कोई इमरजेंसी है, तो अगर वो जस्टिफाइड है तो वो उसको कर सकता हो, होना चाहिए। और होता भी है, होता भी है। उसमें आप अगेन
वो आप बाईपास नहीं कर सकते हो। पेपरा ने इमरजेंसी को डिफाइन किया है, ठीक है, पेपरा ने इमरजेंसी को डिफाइन किया है। अर्जेंसी और चीज़ है, इमरजेंसी और चीज़ है। अगर आपने टाइमली एक्ट नहीं किया तो उसमें इमरजेंसी नहीं है, आपकी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है। तो ये ऑपरेशन ब्रांच के लिए बेटर किस वजह से? ये जो है सारी पूरी सरकार के